हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल विशेष एकेडमी बाय नेहा। दिस इज़ नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, चैनल पर चल रही है मध्यकालीन इतिहास की सीरीज़, जिसमें हमारी क्लास 1 हो चुकी है। ठीक है, और आज जो है प्लेलिस्ट बिल्कुल अपडेट हो जाएगी। और आज हम बात करेंगे क्लास 2, जिसमें हम जो पढ़ेंगे मेन हमारा दिल्ली सल्तनत, जिसमें हम गुलाम वंश के बारे में जो है आज हम बहुत डीप पढ़ेंगे। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप एमए के विद्यार्थी हो, आप बीए के विद्यार्थी हो, जिस किसी के पास भी अगर हिस्ट्री सब्जेक्ट है, तो ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिल्ली सल्तनत बहुत बड़ा एम्पायर था, जिसमें आपके 5 वंश जो हैं आए थे। सबसे पहला आपका आता है गुलाम वंश, दूसरा है आपका खिलजी वंश। क्रम में भी जो है आपको याद होना चाहिए। सबसे पहला है गुलाम वंश, दूसरा है खिलजी वंश, तीसरा है आपका तुगलक वंश, चौथा है आपका सैयद वंश और पांचवा है आपका लोदी वंश। इब्राहिम लोदी, जिसे जो है बाबर ने हराया था और मुगल सम्राट की स्थापना की थी। तो इसके बाद जो है मुगल वंश आ जाते हैं। तो अब हम जो आज बात करेंगे, हम बात करेंगे गुलाम वंश में। सबसे पहले आपके आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर आते हैं आराम शाह, इल्तुतमिश, एगनुद्दीन फिरोज शाह, रज़िया। ठीक है, ये क्रम आपको याद होना चाहिए। मुइनुद्दीन बहराम शाह, फिर अलाउद्दीन मसूद शाह, नासरुद्दीन महमूद शाह। ठीक है, फिर आपके आएंगे बलबन। बलबन का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। फिर लास्ट में है कैकुबर और फिर है आपके ब्यूमर्स। ठीक है, ये आपके लास्ट शासक हैं। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। गुलाम वंश का क्या है लास्ट शासक? ब्यूमर्स। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, आराम शाह के बारे में, इल्तुतमिश के बारे में और एकनुद्दीन फिरोज शाह के बारे में। इनका इतना खास रोल नहीं रहता है गुलाम वंश में। आराम शाह आराम करने के लिए आया था, एक ही दिन के लिए इसको याद कर सकते। एकनुद्दीन एक ही दिन के लिए आया था, लेकिन इसका भी इतना रोल नहीं था। मेन जो हमने पढ़ना है कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के बारे में। तो चलिए, अब हम जो है हमारी जो वीडियो एक्चुअल में जो है स्टार्ट हो चुकी है। अब बात करेंगे हम कुतुबुद्दीन ऐबक की। कौन था ये कुतुबुद्दीन ऐबक? ये था गुलाम वंश का संस्थापक, या आप इसे कह सकते हो तुर्की वंश का संस्थापक। ठीक है, गुलाम वंश कह लो, दास वंश कह लो, इलवरी वंश कह लो, मामुलक वंश कह लो। ठीक है, आरंभिक तुर्क कह लो, कुतुबी वंश कह लो, कुछ भी नाम कह लो भाई, ये सारे नाम किसके हैं? गुलाम वंश के हैं। और जो मेन संस्थापक था वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। बात करेंगे हम मामुलक वंश की, क्योंकि हम इसे मामुलक वंश भी कहते हैं। मैंने अभी अभी आपको बताया है। जो मामुलक वंश है, ये हबी उल्लाह द्वारा जो है कहा गया है। ल से ल याद रख लेना बच्चों। हबी उल्लाह द्वारा इसे मामुलक वंश कहा गया है। जिनके माता पिता दास नहीं थे, उनका क्या था? मामुलक वंश कहा गया था। मतलब जैसे ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये गौरी का दास था, लेकिन जो इसके माता पिता थे वो दास नहीं थे, लेकिन ये दास था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जिनके दास नहीं थे ना, उनको ये मामुलक वंश कहा गया था। और ये किसने कहा है? हबी उल्लाह ने। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था? ये एक दास था। ठीक है, इसको एक बाजार में लाया गया, जिस बाजार का नाम है निशापुर। क्या नाम है? निशापुर। ये कहाँ पर है? ये फारस में है, ध्यान रखिएगा। फारस का एक बाजार था निशापुर, उसमें जो है इस कुतुबुद्दीन ऐबक को लाया गया था। ठीक है, और एक काजी जिसका नाम था फरूरुद्दीन अजीज कुकी। कुकी के नाम से ध्यान रख लेना भाई, कुकी। ठीक है, ये कुकी, काजी, काजी कुकी। ठीक है, फरीरुद्दीन अजीज कुकी दास के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक को इसने खरीदा था। किसने खरीदा था? फरूरुद्दीन अजीज कुकी, नाम ध्यान रख लेना। ठीक है, दास के रूप में इसे जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को फरूरुद्दीन ने खरीदा था। अब ये काजी का थोड़ा सा करेक्टर पढ़ लेते हैं, कैसा था। ये जो काजी था बच्चों, ये एक पवित्र व्यक्ति था। कैसा था? पवित्र व्यक्ति था। इसको जो कुरान थी ना, कुरान, उसका जो पाठ है, इसे बिल्कुल कंठस्थ याद था। इसको कुरान पूरी पढ़नी आती थी। इसकी उपाधि आपको ध्यान रखनी है। उपाधि है इसकी हबू अनी की।
अबू हनीकी सेकंड। ठीक है, तो ये इस काजी की उपाधि है। ये क्यों इतना खास है? फरूरुद्दीन अजीज कुकी, अजीज कुकी करके याद कर लो, चाहे कैसे भी याद करो, इस काजी का नाम आपको ध्यान होना चाहिए और इसकी उपाधि भी आपको पता होनी चाहिए। ये क्यों इतना खास है? क्योंकि इसने कुतुबुद्दीन ऐबक को फारस के एक निशापुर बाजार से इसे खरीदा था। और जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था ना, बहुत सुंदर था। कुतुबी वंश सुंदरता के कारण बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। ये तुम्हें चीज़ ध्यान रखनी है। वैसे वास्तव में कहते हैं इल्तुतमिश बहुत ज़्यादा सुंदर था। ठीक है, फिर इसके बाद जो ये कुकी का पुत्र है, ये इस कुतुबुद्दीन ऐबक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, चाहे वो दास था। समझ रहे हो? कुकी का जो पुत्र है इस कुतुबुद्दीन ऐबक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। तो कुकी का जो पुत्र था उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को गजनी में बेच देता है बिना इस काजी से पूछे। और यहाँ से मोहम्मद गोरी इसे खरीद लेता है। किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कहानी समझ आ गई है? अब इसके बाद जो है, आपको मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया था कि किस तरह मोहम्मद गोरी ने अपने 4 सेनापतियों को 4 अलग अलग जो है जगह दी थी, भाई तुम इस पर राज करो। तो इसके पास आ गया था। ठीक है, इसकी जो ये 1206 में ये गद्दी पर बैठा कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसकी राजधानी क्या थी? ये थी लाहौर। ये आपने चीज़ ध्यान रखनी है। और एक चीज़ जो खास आपने जो ध्यान रखनी है, 1206 में तो ये गद्दी पर बैठा, लेकिन 1192 से लेकर 1206 तक ये गोरी के प्रतिनिधि के रूप में इसने काम किया है। ये टाइम पीरियड आपको ध्यान रखना है। इसके बाद मतलब 1206 के बाद ये गद्दी पर बैठा है, राजधानी इसकी लाहौर है। एक इसकी जो खास बात है जो तुम्हें याद रखनी है वो ये है कि इसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी। इसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी। इसकी जो उपाधि थी वो थी मलिक, सीप सलाहार। ये जो उपाधियां हैं क्लास 1 में भी मैंने आपको बताई थी, ये सेकंड क्लास है। मैं आपको कह रही हूँ जिसकी जो उपाधि है वो आपको मुंह ज़बानी याद होनी चाहिए अगर आप इतिहास के विद्यार्थी हैं तो। ठीक है, तो इसकी जो उपाधि थी वो थी मलिक। दूसरी थी सीप सलाहार की इसने उपाधि ली थी। और इसने उत्तर भारत में जो है विजय हासिल की थी। वेरी इंपॉर्टेंट कि कहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक ने विजय हासिल की थी, तो उत्तर भारत में इसने विजय हासिल की थी। इसका एक पद भी था आमीर ए आबाऊ। आमीर ए आबाऊ, ध्यान रखेंगे। ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक का मतलब क्या होता है? चंद्रमा का देवता। आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है। चंद्रमा का देवता जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। कभी भी इसने अपने नाम के सिक्के और खुतबे नहीं पढ़वाए। वेरी इंपॉर्टेंट। ये सुल्तान भी नहीं बना, सुल्तान की इसने उपाधि नहीं ली, इसने अपने नाम के सिक्के और खुतबे भी नहीं पढ़वाए। ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। पद था इसका आमीर ए आबाऊ। और इसने क्या किया? मलिक सीप सलाहार की इसने उपाधि ली। 4 उपाधियां और हैं, वो तुम्हें याद होनी चाहिए। 4 उपाधि और कौन कौन सी है? लाख बख्श। क्या नाम है? लाख बख्श। लाखों दान देने वाला कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुरान खवा, कुरान का पाठ करने वाला। जिस तरह इसको जिसने खरीदा था काजी ने, ठीक है, कैकू था ना, तो उसने खरीदा था, तो इसको भी कुरान कंठस्थ याद थी ना, तो इसी तरह इसको भी थी। ठीक है, इसके बाद हातिम सेकंड। हातिम सेकंड का मतलब है कि ये बहुत दयालु था। पील बख्श, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई इसकी उपाधियाँ। पील बख्श मतलब हाथियों का दान देने वाला। पील बख्श मतलब हाथियों का दान देने वाला। और ये खुद को 1206 पे ये गद्दी में बैठता है लाहौर में, और 1208 में ये खुद को दास्ता से बिल्कुल मुक्त कर देता है। खुद से ही कर लेता है कि भैया मैं किसी का भी दास नहीं हूँ। कब करता है? 1208 में। और गद्दी पर कब बैठता है? 1206 में। अब जानेंगे हम इसके वैवाहिक संबंधों के बारे में। नासरुद्दीन कुबाचा से अपनी ये बहन की शादी करता है। समझ रहे हो आप? नासरुद्दीन कुबाचा जो 4 सेनापति थे ना, पिछली वीडियो में मैंने करवाया, उस अपनी बहन की ये शादी करता है। यालदोज का ये क्या बन गया था?
दामाद बन गया था। ठीक है, यानी यालदोज के जो बेटी थी इसका क्या लगा, यालदोज इसका क्या लगा, ससुर। ठीक है, तो यहाँ भी इसने संबंध बना लिए, यहाँ अपनी बहन की शादी कर दी और इल्तुतमिश से अपनी बेटी की शादी करता है, इल्तुतमिश से। ठीक है, वो भी इसका दास होता है, तो इल्तुतमिश से अपनी अपनी बेटी की शादी करता है। ये इसके वैवाहिक संबंध हो गए। इसकी खास बात एक और है कि साम्राज्य का विस्तार इसने बिल्कुल भी नहीं किया, बल्कि जितना भी साम्राज्य था उसको इसने संगठित किया है। कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर संरक्षण की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है हसन निज़ामी का, दूसरा आता है फब्र ए मुदानिर का, मुदानिर हसन निज़ामी। इसकी हसन निज़ामी की जो बुक है वो है ताजुल मासीर, क्या नाम है, ताजुल मासीर। और मुदानिर की जो बुक का नाम है वो है अश्ब ए सजरा, अश्ब ए सजरा, कब्र जो है सजाई जाती है, सजरा सजाई जाती है, अश्ब ए सजरा। ये है हसन निज़ामी की ताजुल मासीर, ताजुल मासीर। फिर आगे इसने क्या काम किए हैं, और दिल्ली में इसने कुतुब मीनार की जो है नींव रखी थी, बनवाया नहीं था, ध्यान रखना, नींव रखी थी। ये किसकी याद में ये रखी थी, एक बख्तियार काकी हैं, चिश्ती सिलसिला की ये सूफी संत थे, उनकी याद में इसने जो है दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी थी। किसने रखी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और एक और उपलक्ष्य था, वो था कन्नौज विजय। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दिल्ली में इसने मस्जिद भी बनवाई है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। ये हमारी पहली इस्लामिक पंक्ति की मस्जिद है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। और जो पृथ्वीराज तृतीय है, पृथ्वीराज तृतीय राय पिथौरा, उस किले के ये समीप है। ठीक है, तो ये चीज़ तुमने ध्यान रखनी है। ये जो आपकी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है, इसने क्या किया था, 21 जो आपके जैन मंदिर हैं उनके ये अवशेष से जो है बनाई जाती है, और विष्णु मंदिर को तोड़कर जो है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद को बनाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए, अजमेर में ये बनवाता है 2.5 दिन का झोपड़ा। क्या बनवाता है, 2.5 दिन का झोपड़ा, जिसमें आपका हरिकेल नाटक का अंकन है। ठीक है, और जो ये हरिकेल नाटक है ये विग्रहराज चतुर्थ या विहनलेव द्वारा ये लिखित है। ये चीज़ तुमने ध्यान रखनी है। 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में है, ऐसे अजमेर, ऐसे 2.5, यहाँ पर क्या मिलता है, हरिकेल, हरिकेल जो है नाटक का अंकन मिलता है, और इसको करा किसने था, विग्रहराज चतुर्थ ने। ठीक है, तो ये चीज़ तुमने ध्यान रखनी है। 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती है। कैसे होती है, 1210 में मृत्यु वो होती है चौगान या पोलो को खेलते समय। चौगान या पोलो को खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जो है आता है आपका आराम शाह, जिसका टाइम पीरियड है सिर्फ और सिर्फ 1210, क्योंकि 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1210 में आराम शाह और इल्तुतमिश में जो है युद्ध होता है। कौन सा होता है, जुद का युद्ध, जड़ का युद्ध, जद का युद्ध, कुछ भी कह लो। इसमें ये जो है आराम शाह हार जाता है, और इसके बाद जो इल्तुतमिश है वो एक्चुअल में हमारी गद्दी पर बैठता है दिल्ली सल्तनत की, जिसका टाइम पीरियड है इसका अब इल्तुतमिश का वो है 1211 से लेकर 1236। और इसके बाद ठीक है, फिर आपके इग्नुद्दीन आते हैं, वो हम अभी अब पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में, इल्तुतमिश के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। इसको 1 लाख जीतल में खरीदा गया था कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। ठीक है, ये चीज़ तुमने याद रखनी है कि अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको इल्तुतमिश को कितने में खरीदा था, 1 लाख जीतल में। 1 लाख जीतल में इल्तुतमिश को इसने खरीदा था। और इल्तुतमिश को कहाँ से खरीदा था, फिर दूसरा क्वेश्चन ये आता है, तो इसको खरीदा था अहिलवाड़ से। कहाँ से खरीदा था, अहिलवाड़ से। जिस तरह कुतुबुद्दीन ऐबक को फारस के जो हैं बाज़ार से खरीदा गया था, उसी तरह इसे अहिलवाड़ से खरीदा गया था। किसे, इल्तुतमिश को। किसके द्वारा खरीदा गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। कितने में खरीदा गया था, 1 लाख जीतल में इसको खरीदा था। 1211 से 1236 का जो है ये टाइम पीरियड है, जो है इल्तुतमिश का। ये वास्तविक संस्थापक था दिल्ली का, दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक था। राजधानी इसकी थी दिल्ली, उसकी थी लाहौर।
इसने जो है सुल्तान की उपाधि ली थी, पहला मुस्लिम शासक जिसने सुल्तान की उपाधि ली थी। और वैधानिक रूप से जो है इसने शासन की क्या करी थी, शुरुआत की थी। इसने साम्राज्य विस्तार भी किया है। अब इल्तुतमिश का अर्थ क्या होता है, ये होता है साम्राज्य का संरक्षक। क्या है, साम्राज्य का संरक्षक। उपाधि इसने क्या ली है, दासों का दास। मतलब मोहम्मद गोरी का दास क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का दास क्या हो गया, इल्तुतमिश। तो ये दासों का दास था, गुलामों का गुलाम, ये इसकी उपाधि है। ठीक है, नेक्स्ट है इसकी खलीफा ए सईद। क्या है, खलीफा ए सईद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारी उपाधियाँ। खलीफा ए सईद, इसका मतलब क्या होता है, भाग्यशाली व्यक्ति। सईद मतलब भाग्यशाली व्यक्ति। और इसको मिनहाजुद्दीन सिराज ने जो है इसको ये खलीफा ए सईद जो है ये उपाधि दी थी। और इसका मतलब क्या होता है, गुणवान, दयालु, विद्वानों को संरक्षण देने वाला, खलीफा ए सईद। ठीक है, इसे हम धरती का रक्षक भी कहते हैं। क्योंकि धरती का रक्षक या ईश्वर की भूमि का रक्षक, क्योंकि इसने चंगेज खां के आक्रमणों से 1221 में हमारे भारत को बचाया था। तो ये चीज़ तुमने ध्यान रखनी है कि चंगेज खां के आक्रमण से किसने 1221 में बचाया था। तो इल्तुतमिश ने बचाया था। कब बचाया था, 1221 में। इसको खलीफा भी कहते हैं। ठीक है, 1229 की ये बात है। खलीफा भी इसे कहते हैं। आजम ए सुल्तान भी कहते हैं इसे। नासिर अमीर उल मोमिनी भी कहते हैं। ये उप सुल्तान होते हैं। आजम ए सुल्तान, सुल्तान से तुम्हें याद आ जाएगा क्योंकि पहली बार इसने जो है सुल्तान की उपाधि ली थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी, इसी ने जो ली थी आजम ए सुल्तान या नासिर अमीर उल मोमिनी। ये तुमने चीज़ ध्यान रखनी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी की सभी। ठीक है, फिर इल्तुतमिश का जो शत्रु था वो था यलदौज। ठीक है, क्योंकि वही सेनापति हैं। और इसी के साथ जो है तराइन का तृतीय युद्ध होता है। इस यलदौज और इल्तुतमिश में तराइन का तृतीय युद्ध जो कि होता है 1217 में। कब होता है, 1217 में। तराइन का प्रथम युद्ध होता है 1191, द्वितीय होता है 1192, तृतीय होता है 1217 में। ठीक है, जिसमें इल्तुतमिश जीत जाता है और यलदौज हार जाता है। ठीक है, और चंगेज खां के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि 1221 में जो है चंगेज खां से ये हमारे भारत को बचाता है। ठीक है, ये बहुत ही गंदा इंसान होता है। इसके बाद जो है 28 में जाके इल्तुतमिश वर्सेस कुबाचा, जिसमें कुबाचा ने 1228 में अधिकार इसमें इस पे ये कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ तुमने ध्यान रखनी है। इसके बाद कुछ विद्रोह और भी हैं, वो चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए। एक और विद्रोह था जिसका नाम था पीथू। क्या नाम था, पीथू। पीथू का विद्रोह जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, अवध में। पीथू का विद्रोह कहाँ हुआ था, अवध में। और इल्तुतमिश कैसा था, इल्तुतमिश सुन्नी मुसलमान था। कौन था भाई, ये सुन्नी मुसलमान था। और इस इल्तुतमिश ने 1,20,000 जो हैं शिया मुसलमान की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। क्या किया इसने, 1,20,000 शिया मुसलमान की इसने हत्या कर दी थी। शिया और ये जो है सुन्नी मुसलमान की लड़ाई चलती रहती थी। इसके कार्य क्या क्या हैं जो तुम्हें याद रखने हैं। इसने एक मुद्रा प्रणाली चलाई थी जो कि थी अरबी पद्धति में। किस पद्धति में थी, अरबी पद्धति में। और इस्लामी पद्धति में इसने जो है मुद्रा को स्टार्ट किया था। इसकी खास बात क्या थी, मुद्रा प्रणाली की इसकी शुद्धता थी। ठीक है, शुद्धता थी। जैसे एक था टंका। टंका को उस समय क्या कहते थे, ये होता था चांदी का सिक्का। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि टंका कब प्रचलित था, ये था हमारे इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में। और उसका मतलब चांदी का सिक्का। अब जो ये होता था ये 175 ग्रेन, ये याद रखना है अपने बच्चों, 175 ग्रेन का ये सिक्का होता था। कितना होता था, 175 ग्रेन का ये सिक्का होता था। दूसरा एक सिक्का होता था जीतल। एक था टंका, ठीक है, दूसरा था जीतल। जीतल का मतलब क्या होता है, तांबे का सिक्का। किसका सिक्का, तांबे का। 1,00,000 जीतल में अहिलवाड़ से इल्तुतमिश को खरीदा था, मैंने तुम्हें बताया ना। तो ये वही है जीतल। 1,00,000 जीतल में अहिलवाड़ से इल्तुतमिश को खरीदा गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, ये वही है। ठीक है, अगर हम बात करें प्रशासन या रास्ता में ईरानी पद्धति को आरंभ किया, इसकी बेटी को उत्तराधिकारी
नया रजिया को इसने घोषित किया था। प्रशासन में कैसी पद्धति थी भाई? ईरानी थी, इसने ही आरंभ किया था। इल्तुतमिश ने ही तुर्कान ए चहलगामी, वेरी इंपॉर्टेंट, गुलाम ए चालीसा, तुर्कान ए चहलगामी, गुलाम ए चहलगामी, इसकी जो किसने स्थापना की थी? इल्तुतमिश ने की थी। इसमें ऐसी खास बात क्या थी? इस गुलाम ए चहलगामी में 40 तुर्क सरदार थे। कितने थे? 40। और जो ये जितने भी आपके 40 जो आपके ये सरदार हैं ये बहुत ही योग्य थे। ठीक है, ये इसकी हेल्प करते थे प्रशासन को चलाने में। किसे चलाने में? प्रशासन को चलाने में। अब बात करेंगे हम इल्तुतमिश के कार्य की, वेरी इंपॉर्टेंट, स्थापत्य की बात देखते हैं। इस इल्तुतमिश ने जो है कुतुब मीनार को पूरा करवाया था। किसने करवाया है? इल्तुतमिश ने। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसने तो कुतुब मीनार की जो है नींव रखी थी बख्तियार काकी की याद में। ठीक है, और कन्नौज विजय के उपलक्ष्य में इसने जो है कुतुब मीनार को पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। एक मंजिल इसने बनवाई थी। कितनी मंजिल बनवाई है भाई? एक मंजिल जो बनवाई है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। 2, 3, 4 जो मंजिल है वो इल्तुतमिश ने बनवाई थी। क्वेश्चन पूछे जाते हैं तभी जो है मैं आपको ऐसे दे रही हूँ। ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं लगता, ये आपको ऐसे ही दे रही हूँ। अगर आपकी मर्जी आप ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपने रिटर्न में लिखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको ऐसे ऐसे पता होना चाहिए कि एक मंजिल किसने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 2, 3, 4 जो मंजिल बनवाई थी वो इल्तुतमिश ने बनवाई थी। एक जो है इसने सुल्तानगढ़ी का मकबरा भी बनवाया था। सुल्तानगढ़ी का मकबरा जो नासरुद्दीन महमूद की याद में जो है इसने बनवाया था, सुल्तानगढ़ी का मकबरा। भारत में इस्लामी पद्धति के आधार पर ये मकबरा पहला मकबरा था। सुल्तानगढ़ी का मकबरा इस्लामी पद्धति के आधार पर पहला मकबरा था और इल्तुतमिश को मकबरों का पितामह कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, मकबरों का पितामह किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को जो है कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। और इसकी जो है एक है बदायूं। ठीक है, बदायूं के बारे में पढ़ लेते हैं। हौज ए शमशी, हौज ए खास, जामा मस्जिद, ये बदायूं ने बनवाई थी। शमशी, हौज ए शमशी, हौज ए खास, खास है बहुत ज़्यादा, जामा मस्जिद, तो ये किसने बनवाई थी? बदायूं ने बनवाई थी। नागौर राजस्थान में, कहाँ पर? नागौर राजस्थान में इसने अंतरांकीन का जो है दरवाज़ा बनवाया था। किसका बनवाया था? अंतरांकीन का जो है इसने दरवाज़ा बनाया था। अगर हम बात करें इल्तुतमिश के संरक्षण की, ठीक है, एक मिनहाजुद्दीन सिराज थे। कौन है भाई? मिनहाजुद्दीन सिराज। इनकी बुक का नाम है तबकात ए नासिरी। ठीक है, तबकात ए नासिरी मिनहाजुद्दीन सिराज की बुक है। ठीक है, तो ये चीज़ तुमने ध्यान रखनी है। 1235 में एक तिब्बती बौद्ध भिक्षु धर्म स्वामी ने नालंदा में क्या की थी? यात्रा की थी। 1235 की बात आपको ध्यान रखनी है। सिक्कों पर इसके जो है नंदी और चौगान घुड़सवार अंकित थे। इसके सिक्कों पर नंदी और चौगान जो है घुड़सवार अंकित थे। इब्न बतूता ने कहा है कि इसको क्या कहा है? इसको न्यायप्रिय बताया है। न्याय मांगने वाला जो है लाल वस्त्र जो है पहन सकता है। न्याय मांगने वाला, देने वाला नहीं, मांगने वाला जो है लाल वस्त्र पहन सकता है। मदरसा ए मुइंजी इसने बनवाई है दिल्ली में। ठीक है, मदरसा ए मुइंजी, मदरसा ए मुइंजी बनवाई है इसने दिल्ली में। ये किसकी याद में बनवाई है भाई? गोरी की याद में बनवाई है मदरसा, यानी आपसे गोरी की जो गोरी की मदर है ना उसकी याद में जो है ये इसने बनवाई है। ठीक है, फिर तुम्हें नाम ध्यान आ जाएगा, मदरसा ए मुइंजी। ठीक है, सर ए जहान, ये कौन था भाई? ये जो आपका सर ए जहान था, ये जो आपके अंगरक्षक होते थे ना उनका ये प्रधान होता था, सर ए जहान। ठीक है, और इल्तुतमिश को सुल्तान बनने से पहले सबसे पहले ये पद मिला था। क्या नाम है इसका? सर ए जहां। क्या नाम है? सर ए जहां। जब तक ये सुल्तान नहीं बना था उससे पहले ये क्या था? ये अंगरक्षक का प्रधान होता था। ठीक है, सर ए जहां। ठीक है, और इसने 33 जो प्रशासनिक अधिकारियों को अपने पद से हटाया था। क्यों हटाया था 33 प्रशासनिक अधिकारियों को? क्योंकि जो इसके थे ये उच्च जाति के नहीं थे। तो ये चीज़ तुमने ध्यान रखनी है। विजय, इसकी विजय कौन कौन सी है जो तुम्हें याद होनी चाहिए? 1226 की बात करें तो 1226 में इसने रणथंभौर में जो है विजय प्राप्त की थी। 1227 की अगर बात करें
तो इसने मंदोर में जो है विजय प्राप्त की थी। 1226 में रणथंभौर में, 1227 में मंदोर में, 1232 की बात करो ग्वालियर, मालवा, उज्जैन। कहाँ कहाँ की है? ग्वालियर, मालवा, उज्जैन। यहाँ इसने अपनी विजय जो है का जश्न मनाया है। जब ये ग्वालियर से वापस आया था ना, तब अपनी बेटी रजिया को शासिका ये घोषित करता है। वेरी इंपॉर्टेंट कि इसने कब अपनी जो है बेटी को शासिका घोषित किया है। तो जब ये ग्वालियर से आया था 1232 में, तब इसने अपनी बेटी रजिया को शासिका घोषित किया है और ये इसके सिक्के भी जारी कराता है। और रजिया के नाम के उज्जैन में महाकाल मंदिर को इसने तोड़ा और विक्रमादित्य की मूर्ति को वहां से उठा के लाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, उज्जैन में महाकाल का मंदिर है, इसने उस महाकाल मंदिर को तोड़ा और विक्रमादित्य की मूर्ति को ये वहां से उठा के लाता है जब ये ग्वालियर से आता है वापस। 1236 में क्या होता है? एक बामियान विद्रोह होता है। कौन सा विद्रोह है भाई? बामियान विद्रोह 1236 में। ये खोखरों के विरुद्ध होता है। किसके विरुद्ध होता है? खोखरों के विरुद्ध। इसने ही जो है इक्ता व्यवस्था लागू की थी। किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी। इस इक्ता का मतलब क्या होता है? भूखंड होता है। भूखंड कि थोड़े थोड़े भागों को भूमि को बांट देना। गंगा और यमुना दोआब क्षेत्र में इक्ता व्यवस्था जो है लागू की गई थी। ये थोड़े थोड़े भाग होते हैं ना, आप उसको बांट दो। गंगा और यमुना के दोआब क्षेत्र में, दोआब क्षेत्र कौन सा होता है? जहाँ भूमि बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। आप उस भूमि को बांट दो, उसकी व्यवस्था लागू कर दी। जब भूमि को बांट दी तो उसमें क्या, उसकी क्या रह जाएगी? क्या भूमि रह जाएगी? तो यही उपजाऊ भूमि होती है। दोआब क्षेत्र के महत्व को समझा गया और 200 इसने भूखंड बना दिए। वेरी इंपॉर्टेंट, कितने भूखंड बनाए हैं भाई? 200 भूखंड बनाए हैं इल्तुतमिश ने। इसने केंद्रीय सेना की जो है शुरुआत करी थी। केंद्रीय सेना की सबसे पहले शुरुआत किसने की थी? वो की थी इल्तुतमिश ने। इसने एक क्लब भी बनवाया, हरम एक क्लब में जाता था इल्तुतमिश, तो हरम एक क्लब इसको कहा गया। अहमद अयाज जो था, अयाज ठीक है, अहमद अयाज जो था इसका प्रधान बनाया गया। और इल्तुतमिश कैसा था? इलवरी तुर्क था। तुर्क तो था ही ना, तो कैसा तुर्क था भाई? इलवरी तुर्क था। इल्तुतमिश, ई से इल्तुतमिश, ई से इलवरी, इस तरह याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों की। जो एकनुद्दीन फिरोज शाह था, जो अगला शासक था, ये आया था 1236 में। ये जो था बिल्कुल नशे में धुत रहता था, ये काम का कुछ भी नहीं था। इसकी एक माता थी शाह तुर्कान। ये कैसी थी? ये एक तुर्क दासी थी, बहुत ही क्रूर थी। रानी वास में ना ये महिलाओं की ना बहुत ज़्यादा हत्या भी करवाती थी और विद्वानों को ये दान देती थी अपने बेटे के लिए। बस इतना ही है। इसके बाद अमीर तुर्क की मदद से जो है फिरोज शाह की माँ ने उसे गद्दी पर बिठाया था। किसकी मदद से? ठीक है, किसकी मदद से जो है ये गद्दी पर बैठा था इल्तुतमिश के बाद? तो अमीर तुर्क होते थे ना, बहुत अमीर होते थे, मतलब अच्छे होते थे, इनकी मदद से जो है फिरोज शाह की माँ ने इसको गद्दी पर बिठाया था। और प्रथम महिला जिसने शासन में अपना प्रभाव दिखाया है वो है शाह तुर्कान। पहली महिला अगर आपसे पूछ लिया जाए तो शाह तुर्कान है। और दिल्ली सल्तनत की अगर कहे प्रधानमंत्री पद पर भी कौन रही है तो शाह तुर्कान रही है। वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? इस शाह तुर्कान के हाथ में थी। एक रुकनुद्दीन फिरोज शाह ये सिर्फ एक नाम का ही क्या था? एक शासक था। तो रुकनुद्दीन, एकनुद्दीन नहीं है, रुकनुद्दीन है, ठीक है। क्योंकि मैंने ना इसकी ट्रिक बनाई, रुक तो हमेशा नशे में धुत रहता है, ठीक है। याद करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है भाई। फिर है हमारी रजिया। रजिया क्या सी थी? ये लाल वस्त्र पहनकर शुक्रवार को जुम्मा की मस्जिद में जाती थी। यहाँ पर ये जनता से न्याय मांगती है कि मुझे गद्दी दिलवाओ, मुझे गद्दी पर बैठना है। और जनता की मदद से ये एकरुद्दीन जो था या रुकनुद्दीन था, आप जो मर्जी कह लो भाई, ठीक है, एकरुद्दीन फिरोज शाह की, फिरोज शाह ध्यान कर लेना, फिरोज शाह की ये हत्या इसकी की जाती है। इसकी हत्या करके, एकरुद्दीन की हत्या करके रजिया को जो है गद्दी पर बिठाया जाता है। किसकी मदद से बिठाया जाता है? जनता की मदद से बिठाया जाता है। ये कौन सी मस्जिद में जाती थी? ये जुम्मा की मस्जिद में जाती थी। ये कब जाती थी? ये शुक्रवार को जाती थी। और क्या पहन कर जाती थी? लाल वस्त्र पहन कर जाती थी। तो देखो कितने क्वेश्चन बन गए हैं, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। तो कैसा लगा ये सेशन? उम्मीद है अच्छा लगा होगा। कल हम जो है रजिया सुल्तान को जो है कल रजिया सुल्तान से पढ़ेंगे, ठीक है।
कल ये टाइटल रजिया सुल्तान का डल जाएगा, कल इसको स्टार्ट करेंगे। तो कैसा लगा सेशन? उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप सभी अब लाइक ज़रूर करें, शेयर आप मैक्सिमम करें, सब्सक्राइब रेड बटन ज़रूर प्रेस करें। अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर आप मैक्सिमम करें जितना आप कर सकते हैं। देखो मेडिवलिस्टिक को स्टार्ट किया है, हैंड रिटन नोट्स हैं, आप अपने नोट्स अब खुद बनाइए। आप सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप नोट्स बनाइए, उसको रिवाइज़ कीजिए। जितना रिवाइज़ करेंगे उतनी चीज़ें जो हैं आपको जो है आपके दिमाग में सटीक बैठेंगी, क्योंकि घर के बहुत काम होते हैं और भी बहुत काम होते हैं, ठीक है। तो बार बार आप उस चीज़ को सुनोगे, देखोगे, तभी वो चीज़ याद होगी, ठीक है। चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, ठीक है। और सबकी अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, डोंट बी कन्फ्यूज। मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर, बाय बाय।